हेलो। हेलो। हेलो पुनीत जी। गुड। पुनीत जी आ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एन आर्ट वर्ल्ड के सौजन्य से आज मैं मिलता हूँ आपसे। गौरव पंत जी आ गए हैं। वाह क्या बात। स्वागत भाई साहब, स्वागत गौरव पंत जी। अच्छा, साजिद भाई भी आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया साजिद भाई, आदाब। स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। चलिए, इस बहाने मुलाकात हो रही है। अभिनव रघुवंशी जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वाह। थोड़ा सा ठीक ठीक। वाह। अभिनव जी का स्वागत है, साजिद भाई का स्वागत है, गौरव पंत जी हैं, पुनीत भाई हैं। चलिए, ये एक मौका है लॉकडाउन का। शैलेंद्र मंजू जुयाल, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। लॉकडाउन है तो क्या किया जाए। मेरा ख्याल से ये बहुत ही अच्छा तरीका एक हम लोगों को मिला है। हालांकि लॉकडाउन की परेशानियां भी सब जानते ही हैं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये है कि लॉकडाउन ने ये जो नई राह खोली है एक दूसरे से जुड़ने की, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन चलता रहे या कुछ रोज़ बाद इसमें ज़्यादा ढील भी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें हम और आप अपने अपने घरों में बैठकर जुड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सत्येंद्र शर्मा जी आ गए हैं, वाह स्वागत। मोनिका जी का स्वागत, मोनिका कनौजिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ये एक अच्छा तरीका निकला है, चाहे मजबूरी में निकला है। और मजबूरी में हर बात में देखिए, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ऐसा कहा जाता है। तो हर बात के पीछे कुछ अच्छा भी होता है, हो सकता है। हालांकि हमारी आदतें कुछ ख़राब ही ख़राब देखने की होती हैं, लेकिन चलिए, ये अच्छा है। मैं तो इसे बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि एक अच्छे ढंग से हम लोग मिल पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बहुत थोड़ा सा, और फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। और ये इसमें पुनीत जी का, पुनीत नरूला जी का एक ख़ास तौर पर एक कंट्रीब्यूशन है, ताउन है, योगदान है कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। और इनका जो प्लेटफॉर्म है एन आर्ट वर्ल्ड, मैंने और भी वीडियोस देखे हैं, अच्छा लगा। आपकी कोशिशों के लिए पुनीत भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और चूँकि अब मैं चाहूँगा कि बस बहुत ज़्यादा तो नहीं, करते हैं शुरुआत। कुछ लोग भी जुड़ते रहेंगे। और प्लीज़, हाँ जी जी जी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। शैलेंद्र मंजू जी, प्लीज़ शेयर दिस स्ट्रीम। हाँ ठीक है, ठीक है। इससे और ज़्यादा लोगों के जुड़ने में मदद मिलती है, जो आप सजेस्ट कर रही हैं, ठीक है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जी।
हाजिर। शुक्रिया पुनीत निरूला जी, शुक्रिया आपका। सभी का शुक्रिया जो जो जुड़ रहे हैं। साजिद भाई कह रहे हैं आपको सुनने को मिलेगा, हमारी खुशकिस्मती, हमारी भी खुशकिस्मती भाई कि खुशबू गेरोला जी भी हैं यहाँ पर, वाह। और हमारी भी खुशकिस्मती है साजिद भाई कि अब एक मुश्किल तो ये वाकई इस दौर में हो गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आना जाना मुश्किल है। और अगर हम जैसे हम पहले प्रोग्राम्स करते रहे उसमें तो चलो हम क्या होता था कि अपने घरों में, मतलब अपने शहर में ही हमें जाना होता था, लेकिन ये तो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और इतना सार्थक प्लेटफॉर्म है कि हम अलग अलग शहरों से भी बैठकर इसमें जुड़ सकते हैं। अभिषेक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। तो अलग अलग शहरों से बैठकर जुड़ सकते हैं, ये इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खासियत है और शायद वक्त की ज़रूरत भी है, मैं ऐसा लग रहा है मुझे। प्रियंका जी, स्वागत आपका, बहुत स्वागत आपका। तो ये मैं कह रहा था कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें बहुत सी परेशानियों से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लड़ रहा है, जो हमारा नेतृत्व है वो लड़ रहा है, क़यादत है वो लड़ रही है, सभी। और सभी का इसमें एक मतलब, मैं इस ज़रिए से भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें इस वक्त हर आदमी की जो ड्यूटी है वो बहुत क्रूशल हो जाती है। कोई ये नहीं समझे कि वो कर लेगा वो कर लेगा, हर एक को अपना रोल निभाना है। और इसमें तो पुनीत जी अब शुरू किया जाए, मेरा ख्याल से लोग जुड़ते रहेंगे। और प्रियंका जी कैसा कहती हैं आप, शुरू करते हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि मैं अपनी बातों की शुरुआत इससे करूँगा। पहले तो मैं अपने तारुफ में कुछ बातें कहना चाहूँगा। गौतम शर्मा जी का बहुत स्वागत। मैं अपने तारुफ में, अपने परिचय में कुछ बातें कहना चाहूँगा। हितैषी नेगी, अरे आप तो पहले भी रहते हैं हमारे साथ, क्या बात है, आज भी हैं, अच्छा लगा। तारुफ में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं देहरादून से हूँ। और देहरादून से क्या हूँ, देहरादून में मैं सिंस बर्थ रहता हूँ यहाँ पर। और चूँकि मैं बिज़नेस करता रहा, इसलिए कहीं सुखलीन, अरे खुश रहो सुखलीन, खुश रहो भाई, खुश रहो बेटा। तो देहरादून में रहने की वजह से ये एक बाकमाल शहर है। हालांकि अपना अपना शहर सबको अच्छा लगता है। मैंने दो मिसरे यूँ एक दोहे के रूप में कहे थे कि क्या लंदन, क्या मॉस्को, क्या बसरा रंगून, सबसे बेहतर दोस्तों अपना देहरादून। लेकिन ये कहने की बात है, आप जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में हैं, जिस जिस गांव में हैं, जिस जिस मोहल्ले में हैं, आपका उससे जुड़ाव है, भावनात्मक तौर पर, जज्बाती तौर पर आप जुड़े हैं, तो सबको अपनी ज़मीन अच्छी लगती है। लेकिन मेरा शहर है। ब्रिजपाल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं ये बात कह रहा था, जो देहरादून की बात मैंने आपसे कही है, ये तारुफन कही है, परिचय स्वरूप कही है, कि इंट्रोडक्शन के तौर पर कही है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर बिज़नेस रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं जुड़ा हूँ पिछले करीब 45 और 46 ईयर से, 46-47 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा अहम हिस्सा है उर्दू, जिससे मैं सन 63 से जुड़ा हूँ, यानी कि 57 साल से कुछ ऊपर हो गया है। तो आप इसे मेरी एक तरह से सेकंड स्किन कह सकते हैं। इस बात की गवाही वीरेंद्र शर्मा जी भी देंगे, मौजूद हैं, हमारे सर पर हाथ रखने के लिए आ गए हैं, अच्छा लगा। आदित्य आर्य जी, वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, प्रणाम आपको, प्रणाम। बीना बेंजवाल जी को प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग बहुत मेरे करम फरमा इसमें जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको अपने परिचय स्वरूप बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और उर्दू मेरी ज़िंदगी के दो हिस्से रहे हैं। लेकिन हाँ,
हिंदी से मैं हिंदी में बहुत काम करता रहा हूँ, पंजाबी में बहुत काम करता रहा हूँ। और चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा रहा तो मेरे पास एक माध्यम रहा, एक मेरे पास अपने शौक़ की तकमील करने के लिए, पूरा करने के लिए एक ज़रिया रहा। तो मैं फेसबुक पर और इंटरनेट पर बहुत काम करता हूँ, ख़ास तौर से लिटरेचर के लिए, अदब के लिए। मेरे अलग अलग कई पेजेस हैं। एक अपना मेरा पर्सनल पेज है अंबर खरबंदा, एक मेरा दी अंबर खरबंदा प्रोजेक्ट है, एक ज़िंदगी ऑन द रॉक्स है, एक उर्दू है, इसका नाम है। इस तरह से कई अलग अलग पेजेस में मैं क्या करता हूँ, मेरा एक शौक़ भी है ख़ुद को भी प्रमोट करने का, तो मैं अपनी गज़लें भी डालता हूँ। लेकिन मेरा इसके अलावा जो एक साइड का एक पहलू मैं आपको बताऊँ वो ये है कि मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूँ जो हमारे जी आर्य साहब, जी बिल्कुल, वो उन लोगों को भी मैं याद करना चाहता हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो मैं अपने पेज पर बग़ैर हिंदी और उर्दू में फ़र्क किए हुए मैं साहिर लुधियानवी साहब को भी उनके जन्मदिन पर याद कर लेता हूँ, उनकी गज़ल डाल देता हूँ, अमृता प्रीतम जी की पंजाबी कलाम डाल देता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का हिंदी की कलाम डाल देता हूँ। तो मुझे उसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्यारी हैं। और हिंदी तो हमारे उर्दू की मैं बात करता हूँ, उर्दू मेरा शौक़ है, लेकिन हिंदी मेरे नस नस में दौड़ती फिरती है, उसको मैं अलग ही नहीं कर सकता, इसलिए उसका जिक्र ख़ास तौर से नहीं कर रहा हूँ। ब्रिजपाल सिंह जी प्रणाम। आपके साथ मंच साझा करने के वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। अभी बात आई है, मेरे करम फरमा हैं डॉक्टर आदित्य आर्य साहब की तरफ से एक बात आई है, देहरादून वाली बात उन्होंने सुनी है, मैं हाजिर करता हूं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि देहरादून की जगह इसमें आप अपने अपने शहर का नाम भी रख सकते हैं, क्योंकि हर एक को अपना गली मोहल्ला, अपनी मिट्टी और उस मिट्टी की जो खुशबू होती है उससे प्यार होता है। तो डॉक्टर साहब, वो दोहा यूं है कि क्या लंदन, क्या मॉस्को, क्या बसरा रंगून। चार दिशाएं, लंदन, मॉस्को, बसरा, रंगून, और चारों आप जानते हैं दुनिया के प्रीमियम सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं जिनसे उनकी पहचान है। मैं बात करता हूँ, इनके मुकाबले में अपने शहर को रख रहा हूँ। क्या लंदन, क्या मॉस्को, क्या बसरा रंगून, सबसे बेहतर दोस्तो अपना देहरादून। तो सुखलीन जी वेलकम। तो सुखलीन बेटा वेलकम, अब तो तुम भी देहरादून की ही हो। अच्छा लगा। खैर, तो आप अपने अपने शहर से जुड़ सकते हैं, अपने अपने शहर का नाम इसमें रख सकते हैं। सौरभ उनियाल जी का स्वागत है। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा था। लॉकडाउन ने बड़े दर्द भी दिए हैं, हालांकि इसमें किसी का कोई बस नहीं चल रहा है, तो क्या किया जाए। तो उससे क्या हुआ है कि घर में बैठे बैठे एक निराशा, एक डिप्रेशन का आलम भी आ गया है। और कुछ पहले हम बहुत मसरूफ़ रहते थे, दौड़ते भागते रहते थे, तो बहुत कम वक्त हमें मिलता था कि हम अपने बारे में कुछ गहराई से सोचें। अब चूंकि वक्त ही वक्त है, तो कुछ तो क्रिएटिव काम भी हो रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। मेरा एक मतला है, गज़ल का जो पहला शेर होता है, मतला जिसे कहते हैं, कि कुछ लोग हैं अभी तक बेदार, जागते हैं, दुनिया तो सो गई है, फनकार जागते हैं। तो जाग के काम करने का मौका भी हमें मिला, लेकिन इसके साथ साथ एक डिप्रेशन का एलिमेंट भी कुछ कुछ शामिल हो गया है। तो मैं उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए एक बात यूँ कहता हूँ कि तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है, और फिर नज़र में भी कुछ ना कुछ कमी होगी। दोस्तों, हमने आपको, साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमने ईश्वर को परिपूर्ण माना है, खुदा को कामिल माना है, बस वही मुकम्मल है, वही परिपूर्ण है। हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं इसी बात को ध्यान में रख के कहता हूँ कि तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है, और फिर नज़र में भी कुछ ना कुछ कमी होगी।
जिंदगी के बारे में सोचता है क्यों इतना, जिसने जिंदगी दी है सोच कर ही दी होगी। दोस्तों, जिसने ज़िंदगी दी है सोच कर ही दी होगी। ये विश्वास रखिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सुखद हो जाएगी, और ये जो मुश्किल दौर है इससे हम बहुत आसानी से इसके पार जा पाएंगे। तो थोड़ा सा देखने में चश्मे की वजह से, हाँ जी, तो जिसने ज़िंदगी दी है दोस्तों सोच कर ही दी होगी, मेरा अपना ये ख्याल है। और इससे आपको भी एक सहारा मिलेगा, मुझे भी एक सहारा मिलेगा, और ज़िंदगी की राह आसान हो जाएगी, एक मुश्किल दौर गुजर जाएगा। मैं इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको, कुछ क़तात, जिनको हिंदी में आप मुक्तक मुक्तक कह लें, उर्दू में क़ता कह लें, तो उसी को मैं रिपीट करता हूँ। शिवा मित्तल जी आए हैं, गौरव खुराना जी ख़ास तौर से दिल्ली से मौजूद हैं। वाह क्या बात है, आप सबका स्वागत, वेलकम। तो मैं कुछ पॉजिटिविटी की बात इसमें करना चाहता हूँ, नकारात्मक को दूर करना चाहता हूँ। तो कहता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी कहते हैं दोस्तों अंधेरे को, और ये मैं मुक्तक सुना रहा हूँ, उर्दू में कथा कहते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो चौथी लाइन होती है, चौथी जो पंक्ति होती है, उसी में कहने की बात होती है, बाकी तीन इसकी सपोर्टिव लाइंस होती हैं। आप चौथी लाइन तक पहुँचे, मुझे अच्छा लगेगा। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। और ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। दोस्तों, हम सब ने भुला दिया है एक दिन की ज़िंदगी को। एक दिन की ज़िंदगी यानी कि या तो हम उस बात से परेशान हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इस बात से परेशान है कि अब आगे क्या होगा, उस बात को सोच के परेशान है। लेकिन जो एक क्षण, एक पल, एक लम्हा जो हमारी मुट्ठी में इस वक्त है, एक दिन जो आज हमारे कब्ज़े में है, उसका आनंद लेना हमने दोस्तों छोड़ दिया है या भूल गए हैं। तो मैं फिर इसी बात को आपको दोबारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। इसी सिलसिले का एक कथा और पढ़ता हूँ कि इस पे दो लफ्ज़ आए हैं दोस्तों, सोचना और जानना। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। सोचने, जब आदमी सोचता है कि भाई कहता है कि मैं सोचता हूँ, इसका मतलब दोनों संभावनाएं हैं, दोनों मुमकिनात हैं। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। लेकिन जब कोई शख्स कहता है मैं जानता हूँ, इसका मतलब ही इज़ प्रेटी श्योर कि हाँ ऐसा ही होता है। अब इस बात को सुनिए। वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे, मुझे खुशी है कि कांटों में फूल खिलते हैं। उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे, मुझे खुशी है कि कांटों में फूल खिलते हैं। अभिषेक पांडे जी बहुत बहुत स्वागत। शिवा मित्तल जी, वाह। तो उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे, मुझे खुशी है कि कांटों में फूल खिलते हैं। दोस्तों, बस थोड़ा सा नज़रिए का फ़र्क है, बस, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है, सारे हालात वही हैं। इस बात को मैं यूं भी कह लीजिए कि मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं। मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, आंगन में छा जाती हैं। तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, आंगन में छा जाती हैं। तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। दोस्तों, बहुत खुशी है मुझे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ। और ये देखो, बड़ी मज़े की बात आपको तो सुनाता हूँ।
देखिए साजिद भाई, अच्छा ये ऐसे उल्टा दिखेगा, ओ अच्छा अच्छा, नो बडी इज़ परफेक्ट एंड आई एम नो बडी। खैर, इस बात को आ, सुना आपने। चलिए, आ, मेरे घर के कोने कोने को मैंने आपसे एक बात कही। अब मैं कुछ रिश्तों की तरफ चलता हूँ। एक सबसे प्यारे रिश्ते की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। पुनीत भाई सुनिए, ये एन आर्ट वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है और पुनीत नरूला जी के सौजन्य से, उनके तवस्सुल से मैं आपके बीच हूँ। और ये हितैषी नेगी हैं, गौतम शर्मा हैं, गौरव खुराना हैं, साजिद हैं, सब सब लोग मेरे करीबी, सत्येंद्र शर्मा जी हैं, और मैं इनके बीच में सब बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बड़े खूबसूरत रिश्ते की बात कर रहा हूँ साहब, कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में, और दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफिल में कभी, गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में, गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। ऐसा भी रिश्ता होता है दोस्तों। और मैं रिश्तों की बात पर आ रहा हूँ तो कुछ जो संबंध जैसे जैसे मेरे नज़रों में आते हैं, सामने घूमते फिरते हैं, उन सबको, आहा राजीव कुमार शर्मा जी, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हुजूर, वेलकम। तो जो रिश्ते आमने सामने बिखरे रहते हैं, और उन उन रिश्तों को नज़र में रख के जो जो बातें जहन में उभरती हैं, और हालात को देख के मैं बहुत छोटे से सादा से अल्फाज में एक बात कहता हूँ कि अपने दिल की कभी न कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। अपने दिल की कभी न कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। दोस्तों, फ़र्क को महसूस कीजिए। थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत बड़ा फ़र्क है, छोटा सा फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। अपने दिल की कभी ना कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। इस फ़र्क को समझना होगा दोस्तों, दोनों पीढ़ियों को समझना होगा। हमें भी ये बात दूर करनी होगी अपने दिल से कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने दुनिया देखी, अरे देखो बाल सफ़ेद हो गए, नई पीढ़ी को क्या पता। और नई पीढ़ी को भी ये बात अपने जहन से निकालनी होगी कि ये लोग पुराने हो चुके हैं, अब इनका ज़माना नहीं रहा। दोनों को समझौता यहाँ एक एक मीटिंग पॉइंट पर आना पड़ेगा, जहाँ पर एक कंजंक्शन पर आना पड़ेगा, जहाँ पर ये बात होगी कि, और इस फ़र्क को समझना पड़ेगा कि बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। सोनिया मनचंदा जी, स्वागत आपका, वेलकम। डॉक्टर साहब लगातार बने हुए हैं, आदित्य आर्य साहब लगातार बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो अब मैं, चूँकि रिश्तों की बात चल निकली है, मैं एक और रिश्ते की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी तलखी से, थोड़ी कड़वाहट से बात कर रहा हूँ। सुनिएगा, कड़वी बातें हमें समझनी इसलिए चाहिए कि, कड़वी बातें हमें इसलिए समझनी चाहिए कि वो सच्चाइयाँ हैं, बहुत बड़ी सच्चाइयाँ हैं। कहता हूँ कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है। शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब, माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। श्रीकांत शर्मा आ गए हैं। श्रीकांत शर्मा राष्ट्रीय कवि संगम के एक मूविंग फोर्स जिसे आप कह लो। राष्ट्रीय कवि संगम कवियों की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, मानी जाती है इस वक्त। तमाम दुनिया के तमाम देशों में इसकी मौजूदगी है, हिंदुस्तान भर में तो है ही, हर स्टेट में। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबको जोड़ के रखने वाले में, आप जानते हैं किसी भी तंजीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो जो एक धागे के तौर पर सबको पिरो के रखते हैं, और श्रीकांत शर्मा उनमें से एक हैं। मैं प्रणाम करता हूं भाई साहब आपकी उपस्थिति को। सोनिया मनचंदा जी मौजूद हैं, और
मोती नहीं मिले, बिल्कुल मैं आऊँगा साहब, उस पर भी आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, आपकी बात को ज़रूर सामने रखूँगा। और मैं ये कह रहा था कि माँ तो शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब, माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू, माँ की सेवा से बता तो खुद को कब जोड़ेगा तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू। बहुत बड़ा प्रश्न आज के ज़माने का। और मैं ख़ास तौर से शायर बिरादरी से और कविगण से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ को कविताओं में लाना बहुत अच्छी बात है। माँ का उपकार लेकिन सिर्फ कविताओं में आप व्यक्त करके उतार नहीं सकते, उस एहसान को, उस कर्ज को चुका नहीं सकते। हाँ श्रीकांत जी, वाकई बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ, आपकी बात का भी स्वागत करता हूँ। और एक इस नज़रिए की बात करता हूँ, और आप कहें तो चलिए मैं पूरी नज़्म सुना देता हूँ। वैसे तो मैंने 4 मिसरे इसके लिए रखे थे कि कहीं हैं भीड़ के जंगल, कहीं कंक्रीट के जंगल, जिधर भी देखिए अब तो यही आलम निकलता है। मैंने इस नज़्म में दोस्तों ये कहने की कोशिश की है कि हम लोगों को तो बहुत आसानी से ये कहने की इजाज़त मिल जाती है और सहूलत मिल जाती है कि देखिए कितना धुआं है, कितनी गर्मी है, कितना पॉल्यूशन है, दम घुट रहा है। लेकिन कुछ बेज़ुबान हैं जो बेचारे अपनी व्यथा को बता भी नहीं सकते। मैं उन बेजुबानों की बात करता हूँ। कहीं हैं भीड़ के जंगल, कहीं कंक्रीट के जंगल, जिधर भी देखिए अब तो यही आलम निकलता है। ये मेरे कान में चुपके से कहकर उड़ गई चिड़िया, तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। ये मेरे कान में चुपके से कहकर उड़ गई चिड़िया, तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। चलिए अब मेरा एक मूड ऐसा बन गया है कि मैं आपको पूरी नज़्म ही सुना दूँ, पूरी नज़्म सुना दूँ। अभी मैंने 4 मिसरे ही सुनाए थे। ये मेरी किताब ऐसा हूँ मैं से ये नज़्म है कि कहीं हैं भीड़ के जंगल, कहीं कंक्रीट के जंगल, जिधर भी देखिए अब तो यही आलम निकलता है। ये मेरे कान में चुपके से कहकर उड़ गई चिड़िया, तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। वो चिड़िया सच ही कहती थी, वो चिड़िया सच ही कहती थी, है जंगल शहर से बेहतर, मगर मैं क्या करूं, ये जहर अब मुझ ही को पीना है। वो चिड़िया सच ही कहती थी, है जंगल शहर से बेहतर, मगर मैं क्या करूं, ये जहर अब मुझ ही को पीना है। मैं जंगल जाके बस जाऊं, कभी ये हो नहीं सकता, मुझे हालात के जंगल में रहना और जीना है। मैं जंगल जाके बस जाऊं, कभी ये हो नहीं सकता, मुझे हालात के जंगल में रहना और जीना है। ये उलझन रात दिन की और ये तलखी ये मजबूरी, ये बच्चों की पढ़ाई, ये दवा माँ की नमक रोटी। कुछ मजबूरियाँ आ रही हैं इन पंक्तियों में। ये उलझन रात दिन की और ये तलखी ये मजबूरी, ये बच्चों की पढ़ाई, ये दवा माँ की नमक रोटी। मुझे कहती है तू इस शहर में जी ले किसी सूरत, हुआ क्या शहर की आबो हवा जो हो गई खोटी। मुझे कहती है तू इस शहर में जी ले किसी सूरत, हुआ क्या शहर की आबो हवा जो हो गई खोटी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। धुएं से शोर से जीना हुआ मुश्किल बहुत अब तो, धुएं से शोर से जीना बहुत मुश्किल हुआ अब तो। हम अपने शहर की इस बदनुमा तस्वीर को बदलें, बनाएं फिर से इसको जीने के लिए भी। धुएं से शोर से जीना बहुत मुश्किल हुआ अब तो, हम अपने शहर की इस बदनुमा तस्वीर को बदलें, बनाएं फिर से इसको सांस लेने के लिए बेहतर। चलो ऐसा करें इस शहर की तकदीर को बदलें, चलो ऐसा करें इस शहर की तकदीर को बदलें। तकदीर को बदलें और तस्वीर को बदलें। दोस्तों, लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। जो बातें हम सुनते आए, पढ़ते आए, उपदेशों में सुनते आए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम खुद भी उपदेश देते आए, लेकिन हम अमल में कभी नहीं लाए। ये 2 महीनों में हमें बहुत कुछ सिखा दिया गया है कि हमने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ क्या किया है। और अब वो जो हमने कुछ दिन के लिए अपनी जो एक्टिविटीज़ को कर्टेल किया है, उससे क्या कुछ सामने आया है बड़ा
सुखद रिजल्ट आया है। श्रीकांत जी, पुनीत जी आपसे कुछ कह रहे हैं और ये वाकई पुनीत जी आपसे श्रीकांत जी की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्रीकांत जी खुद बहुत सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इनके साथ एक संगठन क्षमता है। इन्होंने जब से ये आए हैं यहाँ, वैसे तो दिल्ली के भी हैं, देहरादून के भी हैं, छपरौली के भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये ओज के, वीर रस के और देशभक्ति के गीत गाते फिरते हैं, देशभक्ति की अलग जगाते फिरते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन चूंकि हमारे शहर में रहते हैं तो ज़ाहिरा तौर पर हमें थोड़ा अपनत्व और ज़्यादा महसूस होता है। ये पुनीत जी आपको इसलिए कह रहे हैं और एन आर्ट वर्ल्ड की बात इसलिए कह रहे हैं कि ये खुद इस बात को जानते हैं कि इस तरह सब सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करना, कवियों को, शायरों को एक मंच पर लाना, कोई बड़े जज्बे का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। आपकी मेहनत को सलाम, आप दोनों की मेहनत को सलाम। बल्कि आगे बढ़ता हूँ। कुछ बातें वो ये भी कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ कि एक गज़ल है मेरी, वहाँ से आता हूँ कि देखिए मैं निकालता हूँ इसे। गज़ल है साहब कि मतला, गज़ल का पहला शेर देखें कि चुपचाप क्यों सहेगा आखिर वो आदमी। श्रीकांत भाई, चुपचाप क्यों सहेगा आखिर वो आदमी है, हालात से लड़ेगा। हालात, आखिर वो आदमी। पुनीत जी, चुपचाप क्यों सहेगा आखिर वो आदमी है, हालात से लड़ेगा। आखिर वो आदमी है, हर एक की सुनेगा। आखिर वो आदमी है, हर एक की सुनेगा। आखिर वो आदमी है, अपनी डगर चलेगा। आखिर वो आदमी है। क्यों साहब, हर एक की सुनेगा, आखिर वो आदमी है, अपनी डगर चलेगा। आखिर वो आदमी है। और देखिए, कोशिश है उसका मजहब, हिम्मत है उसकी दौलत। कोशिश है उसका मजहब, हिम्मत है उसकी दौलत। गिर गिर के फिर उठेगा। आखिर वो आदमी, गिर गिर के, कोशिश है उसका मजहब, हिम्मत है उसकी दौलत। गिर गिर के फिर उठेगा। आखिर वो आदमी है। और कितना नफ़ा है, निधि जी शेर सुनिएगा कि कितना नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा। कितना नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा, फिर दोस्ती करेगा। आखिर वो आदमी है। कितना नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा, फिर दोस्ती करेगा। आखिर वो आदमी है। और सब धर्म, सारे मजहब जब उसने रट लिए हैं दोस्तों, किसी भी एक धर्म, किसी भी एक मजहब पर कायदे से चल लिया जाए तो आदमी के इंसान बनने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। लेकिन मैं इस बात को उलट रहा हूँ। मैं इस बात को उलट रहा हूँ इस शेर में कि सब धर्म, सारे मजहब जब उसने रट लिए हैं, मिलजुल के क्यों रहेगा। आखिर वो आदमी है। मुझे दुख हो रहा है इस शेर को कहते हुए। इस शेर को कहते हुए साजिद भाई, मुझे बहुत दुख इसलिए हो रहा है कि सब धर्म, सारे मजहब जब उसने रट लिए हैं, मिलजुल के क्यों रहेगा। आखिर वो आदमी है। और कुछ गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के। कुछ गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के। किस किस के गम सहेगा आखिर वो आदमी। किस किस के गम सहेगा आखिर वो आदमी है। और भूले से भी न रखना आईना उसके आगे। आखिरी शेर है इस सिलसिले का। भूले से भी न रखना आईना उसके आगे, खुद से बहुत डरेगा। आखिर वो आदमी है। भूले से भी न रखना आईना उसके आगे, खुद से बहुत डरेगा। आखिर वो आदमी है, चुपचाप क्यों सहेगा। आखिर वो आदमी है, चुपचाप क्यों सहेगा। आखिर वो आदमी है, हालात से लड़ेगा। आखिर वो आदमी है। और अभी जो बात और आ रही थी, और मैं एक दो गज़लें आपके हवाले करता हूँ कि हाँ, जो बात मेरी ये हो रही थी कि मैं शुरू में बात कह रहा था कि हमें एक मौका मिला है ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का। और मैं एक नज़्म आपके सामने रखूँगा। ज़िंदगी इसका उन्वान है, इसका शीर्षक है। और ये नज़्म आपके सामने रखने का एक ख़ास मकसद यही है दोस्तों
कि जो एक निराशा का वातावरण चल रहा है, क्या होगा, कैसे हो गया, क्या हो गया, हमने तो ये सोचा नहीं था, ये कभी हमारे ख्याल में भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, आगे क्या होगा। मैं इस वातावरण को, और वैसे भी शायरों और कवियों की बहुत सारी आदत रही है कि ज़िंदगी को दुनिया भर में, ज़िंदगी भर वो गालियाँ ही देते रहते हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया साहब, हमारे साथ तो वो हो गया साहब, ये तो हम तो मर गए बस। एक विक्रम नेगी जी इस बात की गवाही देंगे कि हाँ हम तो, लेकिन मैं ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, और जिस नज़रिए से देखता हूँ बृजपाल सिंह जी, मैं उसी नज़रिए से ज़िंदगी आपको देखने के लिए एक प्रेरणा दे रहा हूँ। इस नज़्म है ज़िंदगी, सुनिएगा। ज़िंदगी, ज़िंदगी की सारी पॉजिटिविटी, ज़िंदगी की सारी सकारात्मकता इस नज़्म में मैंने लाने की कोशिश की है। ज़िंदगी महकी हुई गाती हुई एक शाम है, ज़िंदगी यारो किसी महबूब का पैगाम है, ज़िंदगी, ज़िंदगी के साज पर एक धुन कभी तो छेड़िए, ज़िंदगी एक खूबसूरत सी गज़ल का नाम है, ज़िंदगी खूबसूरत सी गज़ल का नाम है, ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है, ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है, ये किसी कातिल अदा की शोख अंगड़ाई भी है, ज़िंदगी महबूब का ख़त, ज़िंदगी दिलबर की याद, ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी है, ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी नहीं है। ज़िंदगी में सब कुछ बुरा बुरा नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत अच्छी बातें हैं। ज़िंदगी महबूब का ख़त, ज़िंदगी दिलबर की याद, ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी है, और ज़िंदगी खुशियों के एक लबरेज पैमाने का नाम, ज़िंदगी खुशियों के एक लबरेज पैमाने का नाम, ज़िंदगी महबूब के दिल में उतर जाने का नाम, ज़िंदगी मस्ती में गाते एक बंजारे का गीत, ज़िंदगी है सागरे मस्ती को छलकाने का नाम, ज़िंदगी है सागरे मस्ती को छलकाने का नाम, और ज़िंदगी, ज़िंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां, जिंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां, जिंदगी हर पल नवेली, जिंदगी हरदम जवां, जिंदगी हर पल नवेली, जिंदगी हरदम जवां, जिंदगी है जैसे कोई चांद तारों का सफ़र, जिंदगी आकाश गंगा, जिंदगी है कहकशां, जिंदगी आकाश गंगा, जिंदगी है कहकशां। और आखिरी बंद इस नज़्म का कि जिंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस बंद के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, इस बंद को सुनिए और इसको ज़िंदगी में अपने उतारिए। ज़िंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए, ज़िंदगी दिलकश है कितनी, पास आकर देखिए, ज़िंदगी दिलकश है कितनी, पास आकर देखिए, ज़िंदगी खुशियों की रंगोली है, इससे आप भी, ज़िंदगी खुशियों की रंगोली है, इससे आप भी हो सके तो अपना घर आंगन सजा कर देखिए, हो सके तो अपना घर आंगन सजा कर देखिए। क्योंकि जिसको हम महरूमी कहते हैं, जिसको हम अभाव कहते हैं, उसका शिकवा हम बहुत करते हैं। आदत है हमारी शिकायत करने की, एक बहुत ज़बरदस्त आदत है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी क्या सिर्फ महरूमी का दूजा नाम है? ज़िंदगी क्या सिर्फ महरूमी का नाम, ज़िंदगी क्या सिर्फ महरूमी का दूजा नाम है? जी नहीं, जी नहीं, ये ज़िंदगी कुछ और है इसके सिवा, ज़िंदगी के पास आकर इसको छू कर देखिए, ज़िंदगी खुशियों का है एक जगमगाता सिलसिला, ज़िंदगी खुशियों का है एक जगमगाता सिलसिला। तो ज़िंदगी बहुत कुछ कहती है दोस्तों, आपसे कहती है, मुझसे कहती है। ज़िंदगी को सुनिए, ज़िंदगी को छू कर देखिए, ज़िंदगी बहुत दिलकश, बहुत दिलकश। माना परेशानियां भी हैं इसमें, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बात को हल्का नहीं करना चाह रहा हूँ कि नहीं साहब वो तो सब फूल ही फूल हैं, खुशबू ही खुशबू है हर तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उस परमपिता से, उस मालिके दो आलम से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर ठीक है परेशानियाँ हैं तो उसका हल भी यहीं से निकलता है, इसी ज़िंदगी से, इसी वक्त से निकलता है। तो दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी के साथ चलने की ज़रूरत है। एक दो गज़लें और मैं लाता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। हाँ ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता। हितैषी नेगी, शैलेंद्र मंजू, निधि आनंद,
शेर सुनिएगा कि ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भरकर हमें देखा नहीं होता। ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भरकर हमें देखा नहीं होता। और ये शेर ख़ास तौर से दोस्तों, मैं ख़ास तौर से ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन की मेहरबानी से ये शेर हुआ है कि कभी मुझको बुलाओ तुम। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी अपने फ़ोन में, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं भी आपके कमेंट्स दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ। कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ। ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता। ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आदित्य आर्य साहब। ये टेलीफोन, कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ। ये टेलीफोन पर मिलना कभी ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता। और सुनो, ये घर की बातें हैं, इन्हें घर ही में रहने दो। सुनो, ये घर की बातें हैं, इन्हें घर ही में रहने दो। इधर कहना उधर कहना यही अच्छा नहीं होता। सुनो, ये घर की बातें हैं, इन्हें घर ही में रहने दो। इधर कहना उधर कहना यही अच्छा नहीं होता। और यकीन हमको भी आ जाता हर एक अपने पराये पर। जी हाँ, एक ज़ाती शेर सुना रहा हूँ। यकीन हमको भी आ जाता हर एक अपने पराये पर, अगर हमने ज़माने को कभी परखा नहीं होता। अगर हमने ज़माने को कभी परखा नहीं होता। और एक और सच्चाई की बात मैं करता हूँ, नेगी जी, विक्रम नेगी जी, बहुत सच्चाई की बात यूँ कहता हूँ कि ज़मीं पर जिनको होना चाहिए वो आसमां पर हैं। सोच लीजिए कौन किन किन की बात हो रही है। ज़मीं पर जिनको होना चाहिए वो आसमां पर हैं। ये दुनिया है, यहाँ कैसे कहें क्या क्या नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ कैसे कहें क्या क्या नहीं होता। और ज़बां में चाशनी, लहजे में शीरीनी नहीं होती। शीरीनी दोस्तों मिठास को कहते हैं, चाशनी भी लगभग वही है। ज़बां में चाशनी, लहजे में शीरीनी नहीं होती। हमारा हाथ उर्दू ने अगर थामा नहीं होता। ये मेरी अपनी पर्सनल शेर है ज़ाती तौर पर। और ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भरकर हमें देखा नहीं होता। कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ। ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता। तो दोस्तों, मैं दुआ करूँगा कि ऐसा वक्त आए कि हम टेलीफोन पर ना मिलें, और फिर वैसे भी हम मिलें एक दूसरे से। और अब मैं चाहूँगा कि मैं कुछ गज़लें, चलिए ये सुनिए साहब। गज़ल, देखिए, गज़ल, शायरी, कविता, गीत हमारे मन को हल्का करने के लिए होते हैं। लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं उनसे भी तो वास्ता रखना ज़रूरी है। ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, मैं कभी कभी कुछ ऐसे शेर भी कहता हूँ दोस्तों कि मैं समझता हूँ कि वो सुनने वालों को उदास करते हैं। और अगर वो शेर सुनने वालों को उदास करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ये कुछ सार्थकता है उन्हें सोचने पर। अगर मैं मजबूर कर पा रहा हूँ या कोई भी शायर कर पा रहा है तो सार्थकता है। क्योंकि समाज के जो जलते हुए प्रश्न हैं, हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, नरेश शांडिल्य, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं। उनका एक दोहा है कि हम भी औरों की तरह अगर रहेंगे मौन, जलते प्रश्नों के कहो उत्तर देगा कौन। किसी न किसी को सामने आना है दोस्तों। तो मैं जो गज़ल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसमें कहने को तो ये शेर हैं, लेकिन इसमें कुछ जलते हुए सवाल भी हैं मेरे लिए और आपके लिए। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये उदास करें, लेकिन आप इन पर सोचिएगा ज़रूर। मतलब यूँ है गज़ल का कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। और पुनीत जी, शेर सुनिए कि दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग।
रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। और दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। और मैं क्या कहूँ, मेरे दिल पे क्या गुजरती है जब मैं ऐसे शेर कहता हूँ, और आपके दिल पर क्या गुजरेगी ये आप जाने। शेर सुनिए और सोचिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर। आपने बहुत सारे किस्से अपने आसपास सुने होंगे, उसी की ये उसका रिफ्लेक्शन है, उसी की अक्कासी है ये शेर कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग, डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। और एक और कड़वी सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा इन कड़वे अशार के लिए, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके दिल में भी वो तरंग, वो लहर पैदा करूं कि समाज की सच्चाइयाँ आपके सामने आए, आती हैं, आप भी सोचते हैं। लेकिन शेर सुनिए कि तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। और इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम। विक्रम नेगी भाई सुन रहे हैं आप, पुनीत नरूला जी सुन रहे हैं कि इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। और मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा है ये आईना नहीं, मेरा चेहरा है ये आईना नहीं, सामने आने से फिर क्यों यार कतराते हैं लोग, सामने आने से फिर क्यों यार कतराते हैं लोग। और मक्ता इस गज़ल का सत्येंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि सटीक है लेकिन कटु सत्य है। जी हाँ, कभी शर्मा जी कभी कभी कटु सत्य की बातें भी लानी पड़ती हैं, कभी कभी हम मनोरंजन की बातें भी करते हैं, वो भी अभी करूँगा मैं, वो भी अभी करने वाला हूँ। अभी ज़रा ये कड़वी गोली आप निगल लें तो फिर थोड़ा सा उसके साथ एक स्वीट डिश भी हो जाएगी ताकि कड़वी गोली का असर थोड़ा सा कम हो। सुनिए कि तुम भी अंबर राह लो घर की यही दस्तूर है, तुम भी अंबर राह लो घर की यही दस्तूर है, रात घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग, रात घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। दोस्तों मेरा नाम, मेरा जो उपनाम है, नाम तो मेरा ओम प्रकाश खरबंदा है, लेकिन जो मेरा पेन नेम है वो अंबर है। अंबर शब्द जिससे ज़्यादातर लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादातर अंबर, हिंदी के अंबर शब्द से परिचित होंगे, जिसका अर्थ होता है, कई अर्थ हैं उसका, आकाश है, दिशाएं हैं, वस्त्र है जैसे पीताम्बर, दिगंबर, ऐसे कई उसके अर्थ हैं। लेकिन मेरा अर्थ, मेरा जो ये शब्द है ये उर्दू ज़बान से आया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर सामने कहीं हो तो, हाँ जी आ गया, सामने आ गया। एक हम डिक्शनरी में पढ़ा करते थे शब्दकोश में कि अंबर एक सुगंधित पदार्थ होता है, चॉकलेट कलर का, डार्क कलर का, और खुशबूदार होता है, और उसी से आपने मुश्क अंबर, इत्रे और ये जो, हाँ ये डॉक्टर साहब ज़रूर बताएंगे, आदित्य आर्य साहब, अंबर जिससे इत्र से भी कई दवाएं भी बनती हैं, तो बहुत खुशबूदार एक चीज़ होती है, हम शब्दकोश में पढ़ते थे। लेकिन मेरी गज़लें किसी तरह से लंदन पहुंच गई एक साहब के पास, और उन्होंने उन गज़लों को पढ़ के उनका दिल किया, वो इंडिया आए, देहरादून आए, मेरे घर आए, और ये अंबर का एक टुकड़ा मेरे लिए लाए, डार्क कलर का। ये मैंने इसलिए पॉलीथीन में बंद कर रखा है कि पॉलीथीन के ऊपर से हाथ लगाने से इसमें खुशबू आ जाती है, मैं इसे खोल के कमरे में रखूं बहुत ही मुश्किल है। जैसा समझ लीजिए ये एक चॉकलेट होती है, सिर्फ उस कलर की ये चीज़ है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि इस आप में से बहुत से लोगों के लिए ये नया शब्द होगा अंबर। आपने जुल्फ़े अंबरी का
शायरी में ज़िक्र सुना होगा, मुश्क अंबर का सुना होगा। खैर, ये एक इत्तफाकन बात आ गई क्योंकि मक्ता जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें मेरा नाम आया, तो मैंने कहा चलिए ये बात आप तक पहुंचा दूं। तो अब हाँ, मैं बात कह रहा था कि एक शायर की क्या एक तमन्ना, क्या एक इच्छा हो सकती है। मैंने शुरू में ये कहा था, एक कता पढ़ा था कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में, दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफिल में कभी, गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। मैं साहब इसी को आगे बढ़ाता हूँ और यूँ कहता हूँ कि एक मंज़र का मैंने ख्याल किया, एक दृश्य मैंने कल्पना में मेरी आया है कि कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नज़र, कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नज़र, शायद वो देखते हैं कोई दिल नशीन ख्वाब। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ख्वाब देख रहे होंगे तभी उनकी पलकें चमक रही हैं, लेकिन साहब मेरा अंदाज़ा है, सुनिएगा, आप भी शामिल होइए इस अंदाज़े में, और जितने ख़ास तौर से जो शायरी से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर, कि कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नज़र, शायद वो देखते हैं कोई दिल नशीन ख्वाब, अब और दाद क्या दूँ मैं अपने नसीब की, वो सो रहे हैं सीने पे रख कर मेरी किताब, वो सो रहे हैं सीने पे रख कर मेरी किताब। और शायर के लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि रात को पढ़ते पढ़ते, हर रात को पढ़ते पढ़ते कोई नींद की आगोश में चला जाए उस शायर की किताब को पढ़ते पढ़ते, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अब और दाद क्या दूँ मैं अपने नसीब की, वो सो रहे हैं सीने पे रख कर मेरी किताब। शराब पर मैं आम तौर पर शेर नहीं कहता हूँ, लेकिन जब चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं तो कभी कभी ज़बान पर वो मौजू भी आ जाता है, वो टॉपिक भी आ जाता है। तो यूँ है कि शराब लोग पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, मैं भी कभी कभी पीता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक शराब नोशी है, एक शराब ज़दगी है। शराब नोशी यानी शराब पीना, ठीक है, लेकिन एक शराब ज़दगी होती है जो हद से ज़्यादा आगे जाकर कोई शराब पीता है तो उसको हम शराब ज़दगी कहते हैं। उसका एक कता मैंने कहीं रखा है कि हाँ, अभी 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 आ जाएगा मेरे जहन में, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में, थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात कर रहा है, भूख में गरीबी में लाचारी में चेहरे खिलने, कहाँ से खिलेंगे, इतनी विरोधाभासी बात, इतनी उलटबासी। लेकिन मेरी बात सुनिए दोस्तों, फिर आप बताइए। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं, और बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, खाली बोतल बेच के उनको दो पैसे मिल जाते हैं, खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। कुछ पैसे कितने मिलते होंगे, दो टॉफ़ी आ जाती होंगी बस, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए बहुत है। तो मैं ये कहता हूँ कि भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं, बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। बहुत कड़वी कड़वी बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको बदलते हैं माहौल को, और थोड़ा सा आपको एक और स्थिति की तरफ ले जाता हूँ कि एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, शेर वेर कहते हैं। तो हमने यूँ कहा है कि ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुज़र कर इसको पाया है, डिफरेंट स्टेजेस। ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुज़र कर इसको पाया है, कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के मोहल्ले में, कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के मोहल्ले में,
कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है। तो साहब हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ नहीं आएंगे। नेगी जी, विक्रम जी, संभाल लेना इस शेर को, इस कते को। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ नहीं आएंगे, और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ नहीं आएंगे, और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी हमने, बस सिर्फ इतना ही मांगा कि यही कहने को आ जाओ कि हम नहीं आएंगे, बस हमारा काम हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या वक्त कितना बचा है पुनीत जी हमारे पास? मेरे ख्याल से आर्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र शर्मा जी बहुत खूब कह रहे हैं, शुक्रिया। पुनीत जी से मैं जानना चाहता हूँ कितना वक्त है हमारे पास, मैं उसी हिसाब से कुछ आगे बढ़ता हूँ और कोई गज़ल खुल जाएगी तो एक कता आपके सामने रखता हूँ कि उलझे उलझे से सवालात नहीं लिखे हैं, उलझे उलझे से सवालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से ख्यालात नहीं। अच्छा, जब तक आप चाहें, शुक्रिया। उलझे उलझे से सवालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से ख्यालात नहीं लिखे हैं, पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दिल करता है कि मैं आपके सामने एक यूं गज़ल रखूं। चलिए ये निकालता हूँ गज़ल। कहाँ गई? आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ मैंने नंबर इसका गलत लिख दिया क्या? कहाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई है, चलिए आ जाएगी, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए वो गज़ल में कहीं नंबर गलत लिख गया, लेकिन मैं चाहता ज़रूर हूँ कि आपको वो गज़ल मैं सुनाता। 253 पे मैंने लिखी थी। चलिए कहीं आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसे मैं निकाल के रखूँगा। अगर ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम हुआ, पुनीत जी कहेंगे नेक्स्ट टाइम भी, तो शायद ऐसा हो जाएगा। सर हमसे भी पढ़िएगा। अच्छा चलिए, जो गज़ल खुल गई सामने वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं खमसों पर आता हूँ। निधि आनंद जी, वाह। मतलब यूँ है कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही। ये जो शेर है, ये मुझे मतला है, इसको आप कोरोना स्पेशल समझ के भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यूँ समझिए कि कोरोना के दौर में ही एक लिखा गया होगा, हालांकि लिखा तो पहले था। मैं कई स्थितियों की बात करता हूँ तो कोरोना के दौर में मुझे लगा कि ये शेर बहुत अप्रोप्रिएट है। सुनिएगा कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। और उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही,
हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही और उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया। उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, 4 तक नहीं पहुंचा। उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया। हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही, हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही। और अब शेर, एक टर्न आता है शेर में, गज़ल में एक मोड़ आता है। अब ये दूसरे मिजाज के 2-3 शेर इसमें आए हैं कि मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। और हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही। और हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही। दोस्तों, वक्त से डरना चाहिए, वक्त से डर के ही मैं भी यही शेर कह रहा हूं कि हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही। और आखिरी शेर मैं चाहता हूं, हमेशा से चाहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आखिरी शेर को अपने साथ रखिए दोस्तों, बहुत इसकी ज़रूरत है। कहता हूं कि जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, जिस दिन से, शेर दोस्तों समझाने की चीज़ नहीं होती, कभी भी समझाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि इसमें मैंने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। मैंने ये नहीं बताया कि बुजुर्ग किस बात से खोया खोया है। हो सकता है आपने सब इंतज़ाम किए हो, सब इंतज़ाम किए हो, नौकर चाकर, आराम, खाना पीना सब इंतज़ाम किए हो, लेकिन कोई बात की कमी रह सकती है। मैं उस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। अब सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। तो दोस्तों, अभी मुझे हुक्म ये हुआ है कि मुझको कुछ खमसे सुनाऊं। अच्छा, देखता हूँ कहाँ पड़े हैं खमसे। खमसे दोस्तों एक थोड़ा सा, अरे बाप रे, इसका क्या हो गया, ओहो, गलत जगह डायरी रख दी गई और शायद चाय या दूध या पानी या हो सकता है दारू इस पे आ गई है और ये सारे सब धुल गए हैं जी। मेरी डायरी में जितने खमसे थे सब धुल गए हैं बुरी तरह से। चलिए फिर भी मैं सुनाता हूँ, फिर भी सुनाता हूँ। खमसा जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं है उनके लिए कहता हूँ, बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए कहता हूँ कि खमसा एक ऐसा होता है कि इसमें एक शेर लिया जाता है, किसी मशहूर शेर को लिया जाता है और उसमें 3 और लाइन ऐसी जोड़ी जाती हैं। शेर में 2 लाइन होती हैं आप जानते हैं, 3 और लाइन, 3 और पंक्तियाँ, 3 और मिसरे ऐसे जोड़े जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद उसी शायर ने ये बात कही होगी। तो अभिषेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शेर पसंद आया। तो उसी को विस्तार दिया जाता है और इस तरह से विस्तार दिया जाता है कि वही मंज़र थोड़ा और फैल के, थोड़ा और बड़ा होके आपके सामने आता है। जैसे देखिए कि मीर तकी मीर पुराने शायर हुए हैं, गालिब से भी, मिर्ज़ा गालिब से भी पहले के शायर हुए हैं। उनका एक शेर है, आपने ज़रूर सुना है। मैं पहले अपने 3 मिसरे सुनाता हूँ, उसके बाद उनका शेर आएगा। 5 पंक्तियाँ, 5 मिसरे होते हैं एक हमसे में। सुनिएगा कि बारे गम को इस तरह ढोता है क्या, बारे गम यानी बोझ, बारे गम को इस तरह ढोता है क्या, तू सुकूने दिल को यूं खोता है क्या, आंसुओं की फसल तू बोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आपने सुना हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक खमसा और कहता हूँ, मिर्ज़ा गालिब के शेर पर किया है कि दौरे गमे जहान से राहत के रात दिन,
एक फिल्म में ये उनका शेर इस्तेमाल किया है, गालिबन गुलजार साहब ने या किसने किया है, आपको याद आ जाएगा कि दौरे गमे जहान से राहत के रात दिन, चाहत के रात दिन वही उल्फत के रात दिन, जाने कहाँ गए वो मोहब्बत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। और एक बड़े पुराने शायर हुए मस्त कलकत्तवी, उनके बहुत अच्छे अच्छे शेर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, गॉड नोज क्यों नहीं हुए, उनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उनके शेर हर एक की ज़बान पर हैं। जैसे मैं अभी शेर उनका आएगा इस खमसे में तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि अरे यार ये तो हमने सुना हुआ है। सुनिएगा। हर मुसीबत और हर एक गम से टकराने के बाद, हर मुसीबत, निधि क्या कह रही हैं, गुलजार साहब ने आगे बढ़ाया है, हाँ जी, हर मुसीबत और हर एक गम से टकराने के बाद, वादिये रंजो मसाइब से गुजर जाने के बाद, राज़े हस्ती को समझने और समझाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। याद आ गया होगा आपको शेर, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर के पे घिस जाने के बाद। शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो मिर्ज़ा गालिब के ही ज़माने में थे, और दोनों में अच्छी खासी रंजिश भी रहती थी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब फक्कड़ ज़िंदगी गुजारा करते थे। और बड़े कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि आज से पौने 200 साल पहले, पौने 200 साल से भी ज़्यादा हो गए, उस ज़माने में गालिब को दिल्ली दरबार, रामपुर दरबार, कलकत्ता से मिला के, सब तरफ से मिला के 62 रुपये 8 आना पेंशन मिलती थी। दोस्तों, पौने 200 साल पहले, डॉक्टर साहब आदित्य आर्य साहब, पौने 200 साल पहले 62 रुपये 8 आने, आप सोचिए कितने होते होंगे। लेकिन शराब, खाना ख़राब। आलम यह था कि उसी ज़माने में, आपको मेरी बात सुनकर शायद यकीन ना हो, उसी ज़माने में जब 62 रुपये 8 आने उनको पेंशन महीने की मिलती थी, 40,000 रुपये मिर्ज़ा गालिब पर कर्ज था। अंग्रेज़ों ने एक लॉ पास किया था कि जो एमिनेंट लोग होते थे उस ज़माने के, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, उनको उनके घर से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। गालिब कई मुकदमे हार चुके थे कर्ज़ की वजह से, जुए की वजह से कई मुकदमे हार चुके थे, तो वो, उनकी गिरफ्तारी की तलवार हर वक्त लटकती रहती थी उन पर, और इसलिए वो ज़िंदगी के आखिरी सालों में अपनी जिस हवेली में रहते थे, हवेली तो उनकी नहीं थी, किराए पर ही रहते रहे, और वो सुना है उनको 4 रुपया रोज़ चाहिए होते थे जी। उस ज़माने में भी ब्लैक डॉग पिया करते थे वो, ब्लैक डॉग का जिक्र किया उन्होंने, बाहर से ही आती थी लेकिन पिया करते थे खूब। 40,000 रुपया कर्ज था, और उनको चूंकि घर के बाहर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, तो आखिरी दिनों में वो घर से निकले नहीं, इसी वजह से कि अदालत की डिक्रीज़ थी उनके ऊपर। तो मैं वो कह रहा था कि ज़ौक़ साहब की वजह से गालिब साहब का भी जिक्र आ गया, तो ज़ौक़ साहब उसी ज़माने के थे। दोनों में खूब खींचतान इसलिए चलती थी कि ज़ौक़ जो थे, बहादुर शाह ज़फ़र जो बादशाह थे उनके उस्ताद थे। जाहिर है जो उस्ताद बादशाह का होगा, उसको खाने पीने की, रहने की, आराम की क्या कमी है, उसका तो घर भरा हुआ है, उसको तो बहुत आराम है। दूसरी तरफ गालिब कर्ज में डूबे हुए। मैं अभिषेक पांडे जी का कमेंट पढ़ लूँ, हम सब आपको बहुत खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। अरे 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 ना, इतनी बड़ी लंबी बातों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है दोस्त, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो कुछ हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं, लिख गए हैं, हम थोड़ा सा उसको समझ भी सकें ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारी शायरी और हमारी शायरी की ज़िंदगी शायद कुछ हद तक कामयाब हो जाए। तो ज़ौक़ साहब की मैं बात कर रहा था। ज़ौक़ साहब दिल्ली दरबार में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद हुआ करते थे, बहुत आराम से ज़िंदगी गुजरती थी। गालिब साहब फक्कड़ थे, पीने का इंतज़ाम खूब हो जाता था, खाने की तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। कहते थे अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह देगा, अल्लाह उन्हें देता था या नहीं देता था, फाका मस्ती रहती थी, लेकिन वो खुश थे। और उन्होंने एक शेर भी कहा था कि कर्ज़ की पीते थे मैं,
और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो फाका मस्ती का आलम था, दूसरी तरफ ज़ौक़ थे। तो उनका एक शेर मेरे पास आया है, मतलब आपने सुना होगा कि वो गज़ल है उनकी कि उसमें एक शेर आता है कि हाँ, मतला ही है उस गज़ल का कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो साहब, मरने का तसव्वुर है। और मैं खमसे की ख़ास बात यही बता रहा था कि उसी बात को बना है शाह का मुसाहिब। आर्य साहब मुझे बता रहे हैं। जी हाँ, चलिए मैं ये किस्सा भी बयान कर दूं, अगर थोड़ा ज़्यादा वक्त थोड़ा लग रहा है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। क्या हुआ कि जब उनकी आपस में नहीं बनती थी, जैसे अभी डॉक्टर आर्य साहब, योगी आदित्य आर्य जी बोल रहे हैं, हमारे शहर की बड़ी प्रोमिनेंट हस्ती हैं आर्य साहब, डॉक्टर साहब। तो आयुर्वेद में आपका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान है। तो चूँकि गालिब को इस बात का मलाल रहता था कि मैं फक्कड़ हूँ और ये बंदा तो खूब। तो एक रोज़ ज़ौक़ कहीं गुज़र रहे थे, सामने से गालिब ने भी देखा, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। यानी कि शह का मुसाहिब यानी बादशाह का करीबी ये बना हुआ है, इसलिए इतराता फिर रहा है। अब ज़ौक़ ने सुन लिया तो ज़ौक़ के तो तन बदन में आग लग गई, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तंज था, व्यंग था। तो उन्होंने जाके बादशाह से शिकायत कर दी। हम जैसे शायरों के साथ क्या होता है दोस्तों कि एक शेर होता है तो उस पर गज़ल कहने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता है। सोचते रहते हैं तब कहीं गज़ल मुकम्मल होती है। अब गालिब कह तो बैठे, उन्हें पता भी था कि अब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी ज़रूर। बादशाह के पास बात पहुंची तो बादशाह को बुरा लगा कि अरे, मेरे उस्ताद के बारे में ऐसा कह दिया गया, बना है शह का मुसाहिब फिर है इतराता। गालिब को तलब कर लिया गया दरबार में कि मियाँ मिर्ज़ा, तुमने ऐसा कहा? उसने कहा हाँ कहा। क्यों? उनका ये मैंने क्या कहा, मैं तो अपनी गज़ल का शेर पढ़ रहा था, मकता है मेरी गज़ल का, मैं तो ये पढ़ रहा था। तो मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल तैयार कर ली। बादशाह ने कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि वो जो गज़ल है उनकी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो कि नहीं, इसका मकता है साहब, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये तो मेरा मकता है मेरी गज़ल का। अब न तो जवाब बादशाह ज़फ़र के पास था और ना उस्ताद ज़ौक़ के पास था। तो इस तरह से उन्होंने बात कही और ये उनकी सलाहियत, उनकी कैपेबिलिटी की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मिर्ज़ा ज़ौक़ की गज़ल है, मैंने शेर पर खमसा कहा है और उसी मंज़र को आगे बढ़ाया है, मर जाने का मंज़र। हम भी कहते हैं कि साहब मर जाएंगे, लो जी छुट्टी हो जाएगी। जब हम बहुत दुखी होते हैं, अरे मर जाएंगे यार, सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे, यही तो कहते हैं हम। सुनिए, ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, हर मुसीबत से बहरहाल गुज़र जाएंगे, देर से फिरते हैं परदेस में घर जाएंगे। सुनिए दोस्तों, ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, हर मुसीबत से बहरहाल गुज़र जाएंगे, देर से फिरते हैं परदेस में घर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दोस्तों, ये खमसा था। और एक शायर हुए मियाँ दाद खां सयाह, ये गालिब के सबसे करीबी शागिर्दों में से एक हुए मियाँ दाद खां सयाह। तो उनका एक शेर है, जब शेर आपके सामने आएगा, बड़ा मशहूर शेर है, एकदम आप पहचान जाएंगे। उससे पहले मैं अपने 3 मिसरे खमसे की सूरत में आप तक पहुंचाता हूं कि अब्रे वहशत को ज़रा झूम के छा जाने दो। सुन रही हैं निधि जी? अब्रे वहशत को ज़रा झूम के छा जाने दो, वजद में इश्क ज़दा रूहों को आ जाने दो। वजद कहते उन्माद, एक्सटेसी। अब्रे वहशत को ज़रा झूम के छा जाने दो, वजद में इश्क ज़दा रूहों को आ जाने दो, कैसे कटती है ये एक दूजे को समझाने दो, कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो,
खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। विक्रम नेगी साहब, कभी ऐसा मौका आएगा कि खूब मिल बैठेगी, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, और पुनीत नरूला को भी शामिल कर लेंगे तो 3 हो जाएंगे, और भी आप में से शामिल कर लेंगे तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, हितैषी नेगी को भी शामिल कर लेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ खमसे। और हाँ, गालिब की बात चली और मियाँ दाद खां सयाह की बात चली। चलिए एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। मियाँ दाद खां सयाह, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गालिब के बहुत प्रिय शागिर्द थे। गालिब भी शायर थे, मियाँ दाद खां भी शायर थे। दाद खां साहब का शेर मैंने अभी आपको सुनाया और गालिब के कई शेर सुनाए। दोनों शायर थे। गालिब खूब शराब पीते थे, मियाँ दाद खां नहीं पीते थे, मुसलमान थे पक्के। तो उन्होंने मियाँ दाद खां साहब को मिर्ज़ा गालिब ने ख़त में एक शेर लिखा। ख़त में एक शेर लिखा, वो सुनिएगा। कि पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। इसमें आया एक शराब तहूर। शराब तहूर एक मुस्लिम जो अकीदा है, जो विश्वास है, उसमें ये माना जाता है कि जन्नत में जो शराब मिलेगी वो पीने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ शराब खूब मिलेगी। और वो शराब ऐसी शराब नहीं होगी। यहाँ इस दुनिया में तो निधि आनंद बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो एक गज़ल गुनगुनाया करती हैं कि जो वहाँ पियो तो, जिगर साहब की एक गज़ल गुनगुनाया करती हैं कि जो वहाँ ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अलग ही सारे जहान से, जो वहाँ पियो तो हलाल है, यहाँ पियो तो हराम है। मतलब ऐसा ही बात है। तो मियाँ दाद खां ने को शराब तहूर की बात, क्योंकि वो मियाँ दाद खां तो शराब पीते नहीं थे, वो तो यही उनका अकीदा था कि जन्नत में मिलेगी, यहाँ तो पीना हराम है। तो उन्होंने एक शेर कहा कि वाइज न तुम पियो, ये ख़त में लिखा। और देखो, एक शायर दूसरे शायर से जब बात करेगा तो शायरी की ज़बान में ही बात करेगा ना, जाहिर है। हम किसी से जो शायर नहीं होता उनसे हम आम ज़बान में बात करते हैं, शायर से शायरी की ज़बान में बात करते हैं। तो उन्होंने, एक शायर दूसरे शायर को क्या कहता है कि वाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारे शराब तहूर की, बस तुम्हें ही पता है कब मिलेगी हमें यहाँ। तो सुनिए खमसा, सुनिए। मस्ती के 4 पल न किसी को दिला सको, तिश्ना लबों की प्यास न हजरत बुझा सको, है उसमें खास क्या न किसी को बता सको, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको। क्या बात है तुम्हारे शराब तहूर की, क्या बात है तुम्हारे शराब तहूर की। इसमें हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो न पीते हैं न पिलाते हैं। पीने चलो नहीं पीते कोई बात नहीं, पिलाने से क्यों तौबा करते हो भाई, कम से कम इतना तो पुण्य कमाओ, पिला तो दिया करो किसी को 2 घूंट, मत पियो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, वक्त तो मैंने ले लिया। मैं आखिर में एक गज़ल के साथ मैं सोचता हूँ कि इसको मैं प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करता हूँ। गज़ल सुने कि हर एक चाल काम में लाने के बावजूद, हर एक चाल काम में लाने के बावजूद, तुम उठ सके ना मुझको गिराने के बावजूद, तुम उठ सके ना मुझको गिराने के बावजूद। और शेर देखें आप सब दोस्तों की नज़र करता हूँ, आप दूर दूर बैठे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, कोई मुंबई में है, सब अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। मैं आप सब दोस्तों की नज़र करता हूँ कि यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, यादों का एक हुजूम। पुनीत जी शेर सुनिए। यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद, आई गए हैं आप ना आने के बावजूद। यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है। मैं कैसे आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ, वही शेर में कहता हूँ कि यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद। और थोड़ा तल्ख, थोड़ा कड़वा शेर आ गया है कि मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ, मेरा मेरा उसे न होना था, मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद, नस नस में खून बन के
समाने के बावजूद मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद, और आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे। आंखों में, ये भी सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे। आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे। महफिल में रोज हंसने हंसाने के बावजूद, महफिल में रोज आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे। महफिल में रोज हंसने हंसाने के बावजूद। और राजीव कुमार शर्मा जी, आखिरी शेर इस सिलसिले का ये है कि यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन, यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन। सारे खुतूत मेरे जलाने के बावजूद, सारे खुतूत मेरे जलाने के बावजूद, यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है। आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद। और मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। एक आखिरी बात एक ख़ते की शक्ल में मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपका वक्त भी बहुत लिया, करीब 1.5 घंटा होने वाला है, काफ़ी है, फिर कभी मिलेंगे। और हितैषी नेगी, वाह नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। मेरा उसे ना होना था, मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के जम। विनीत मिश्रा अंबर साहब, वाह, स्वागत भाई साहब। मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। और इतना कुछ कह लेने के बाद मैं जो आखिरी कथा आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बड़ी अजीब सी लगेगी बात कि ये क्या कह रहा है, बहुत कुछ तो सुना गया। फिर भी एक कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं कि कुछ हम कह नहीं पाए, कुछ तुम सुन नहीं पाए, ऐसी बातें हमेशा रह जाती हैं, कितना भी कामयाब सेशन हो। तो जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। आप कहोगे बड़ी अजीब बात कर रहा है, बहुत कुछ कह जाने के बाद ये बात कह रहा है, लेकिन कुछ बातें दिल में रह जाती हैं। मैं उन्हीं बातों की तरफ, जो मेरे शायर दोस्त कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, सब इस बात को महसूस करेंगे कि जो दिल पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। जो वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने। ये अभी बात आई है कि 1 घंटा बहुत सार्थक रहा। अरे साहब अभिषेक पांडे जी, मैं भी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौका ये मानता हूँ। और ये एन आर्ट वर्ल्ड की तरफ से, पुनीत नरूला जी की तरफ से जो काविश हुई है कि जिसमें मैं भी जुड़ पाया और आप सबको तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया, आपकी मौजूदगी को महसूस कर पाया, इसके लिए मैं आप सब हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पुनीत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर ज़िंदगी रही तो मेले बहुत हैं, चलते रहेंगे मेले, मुलाकात होती रहेगी। अगर आप जैसे आज आपने बर्दाश्त किया अंबर को, फिर कभी आप बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटा पाएंगे तो फिर आऊँगा आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, शुक्रिया।